नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 32 दिन के सियासी उठापटक के बाद जयपुर पहुंचे सचिन पायलट। कहा, देशद्रोह का केस लगाना नहीं था न्यायोचित, व्यक्तिगत हमलों से हुई पीड़ा। सचिन पायलट की वापसी पर टोंक से लेकर जयपुर में मना जश्न। समर्थकों ने जमकर की आतिशबाजी। सिविल लाइन आवास पर समर्थकों का लगा जमावड़ा। सीएम अशोक गहलोत का बयान, पार्टी में बना रहेगा शांति, सद्भाव और भाईचारा। बोले, सरकार चलेगी 5 साल, अगला चुनाव भी हम जीतेंगे। राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक चली। 13 अगस्त को होगी मीटिंग। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का बयान, विधानसभा में सरकार को घेरेंगे। और बीएसपी एमएलएज के कांग्रेस में विलय के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट आदेश नहीं देगा तो हम देंगे। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को होगी सुनवाई। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर वापस लौट गए हैं। इसी के साथ गहलोत सरकार पर गहराया संकट भी टल गया है। सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से कहा था कि वो पार्टी के साथ है और रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने स्टैंड पर कायम रहे। हालांकि उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि उनके बारे में जो बातें कही गई उनसे उन्हें दुख पहुंचा है। खासकर निजी हमलों को लेकर सचिन पायलट ने अपनी नाराजगी जाहिर की। सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने आला कमान के सामने अपनी बातें रखी है। आज से 30 दिन पहले जो स्टैंड हम लोगों ने लिया था, हम सभी विधायक साथियों ने एक भी शब्द, एक भी वाक्य, एक भी कदम या एक भी ऐसा एक्शन कभी ना पार्टी नेतृत्व के खिलाफ लिया, ना कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लिया। और इतिहास गवाह है, तमाम लोगों ने बहुत सी अटकलें लगाई, बहुत सी अफवाहें फैलाई, लेकिन हम सब ने पहले दिन से बात स्पष्ट कर दी थी। तो आज अपने स्टैंड पर जहां हम 30 दिन पहले थे, आज वहां खड़े हैं। इस दौरान बहुत सी बातें कही गई, कुछ ऐसी बातें बोली गई व्यक्तिगत रूप से मेरे बारे में, जिनको मैं उचित नहीं मानता था। जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, उसे सुनकर मुझे दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ और पीड़ा भी हुई। देशद्रोह का जो एक चार्ज लगा है, वो किसी भी हाल में न्यायोचित नहीं था। और उस आपत्ति को लेकर और जो घटनाक्रम पिछले साल सवा साल रहा, उसको लेकर हम दिल्ली में जाकर तमाम साथी हम सब जाकर अपनी बात रखना चाह रहे थे। हम दिल्ली गए, उसके बाद लगातार जो बदलता हुआ घटनाक्रम हुआ, उसमें बर्खास्तगी है, निलंबन है, पुलिस के केस हैं, FIRs हैं, SOG है, ACP है, विधानसभा का नोटिस है, कोर्ट कचहरी है। लगातार बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे लगा सकारात्मक नहीं था। और हम लोगों ने पहले दिन दिल्ली में जाकर ये बोला था कि हम अपनी समस्याएं, अपने इश्यूज कांग्रेस पार्टी के अंदर रखना चाहते हैं। इससे पहले सचिन पायलट जब जयपुर पहुंचे तो उनके समर्थकों में बड़ा उत्साह दिखाई दिया। समर्थकों ने सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाए। करीब 32 दिन बाद सचिन पायलट जयपुर लौटे हैं। सियासी गतिरोध के बाद ही सचिन पायलट राज्य से बाहर थे। सचिन पायलट की वापसी के बाद उनके समर्थकों में उत्साह है। टोंक में घंटाघर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी की। वहीं कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कार्यकर्ताओं ने सीएम अशोक गहलोत से युवा चेहरों को पार्टी में आगे बढ़ाने की अपील की। आपको बता दें कि 32 दिन से चल रहा सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हुआ है। कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है और आला कमान का धन्यवाद है। और टोंक के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से विकास की एक सोच रखी थी पायलट साहब के आने के बाद, और इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री में श्री अशोक गहलोत जी से, सम्मानीय अशोक गहलोत जी से भी कहना चाहूँगा कि आप भी उदारता दिखाएं और जो युवा आगे आना चाहते हैं, राजनीति के अंदर जनता का विकास करना चाहते हैं, उनके लिए अपना दिल खोले, उदारता दिखाएं।
हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, तो सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी हो गई, साथ ही वो जयपुर भी पहुंच गए। ताजा अपडेट क्या कुछ निकल कर आ रहा है उनके जयपुर पहुंचने के बाद से? देखिए, जैसे ही वो जयपुर पहुंचे तो उनका स्वागत जो उनके कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो बड़ी संख्या में उनके आवास पर आए और अभी भी उनके आवास पर ही रुके हुए हैं। हालांकि जैसे ही वो आए तो उनके समर्थन में खूब नारेबाजी हुई है, काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ यहाँ पर हुई थी। लेकिन उसके बाद में सचिन पायलट सबसे मिले, सबसे अभिवादन स्वीकार किया, सबसे बातचीत की। हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं दिया उन्होंने, थोड़ा टाइम दिया था, लेकिन उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया में उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही थी कि मेरी जो नाराज़गी है वो काम को लेकर के थी। मैं कभी भी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ नहीं गया, पार्टी की रीति नीति के खिलाफ नहीं गया। जो वादे करके हम सत्ता में आए थे, उन वादों पर पूरा काम सरकार की तरफ से हो नहीं पा रहा था, इस लिहाज से उनमें नाराज़गी थी और वो बात उन्होंने आलाकमान के सामने रखी थी। अब जो 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है वो उनकी मांगों के बारे में बात करेगी, विचार करेगी और उसका कोई न कोई हल निकालेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, भले ही आज मैं उप मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मैं सच्चे सिपाही के तौर पर हमेशा रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, क्योंकि हमने पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि सचिन पायलट बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं, तो इस तरह का सवाल हमने पूछा था। उन्होंने कहा था कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, बड़े बड़े पद दिए हैं, तो मुझे कभी पद की लालसा नहीं रही है, मुझे पद का लालच नहीं है। मुझे पार्टी के भीतर रहकर प्रदेश की सेवा का काम करना है और वो मैं कर रहा हूँ। और उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जिस तरह की जो नाराज़गी थी वो काम को लेकर थी। जितने भी इनके समर्थन में विधायक थे वो खुद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे। उन सभी ने एक राय रखी कि उनको सिर्फ काम को लेकर के, विकास के कामों को लेकर के नाराज़गी थी, जो अब दूर होने वाली है। जी, तो रामस्वरूप, यहाँ पे नाराजगी दूर होने वाली, उसको लेकर कमेटी का भी गठन हो चुका है, लेकिन जो FIR उनके ऊपर की गई है, जो मुकदमे उनके ऊपर SOG के चल रहे हैं, उन सब को लेकर क्या कुछ बात निकल कर आ रही है? क्या उन्हें वापस लेगी गहलोत सरकार अब, या उसको बारे में मतलब क्या कुछ जानकारी अब तक इसको लेकर आई है? देखिए, SOG में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें SOG ने अब क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी है, यानी कि कोर्ट में FR लगाने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है और कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। यानी कि जिस तरह से शुरुआती दौर में जब ऑडियो वायरल हुए थे या उससे पहले एक जो कुछ 2 मोबाइल नंबर सर्विलांस भी लिए गए थे, उसमें SOG ने धारा 124A यानी कि जो देशद्रोह की धारा है उसमें मुकदमा दर्ज किया था और उसके साथ में 120B जो षड्यंत्र की धारा होती है वो जोड़ी थी। लेकिन काफ़ी दिनों की जांच के बाद SOG के अधिकारियों का बयान था कि ये जो जांच में देशद्रोह का मामला नहीं पाया जाता है, क्योंकि इस संदर्भ में याचिका भी लग गई थी हाईकोर्ट में। भंवरलाल शर्मा ने साफ तौर पे याचिका लगाई थी और ये मांग की थी कि उस केस को वहाँ से रद्द करके NIA को जाँच दिया जाए। लेकिन उसी दरमियान कोर्ट में सरकार की तरफ से कह दिया गया कि हमने धारा 124A जो देशद्रोह की लगाई थी वो हटा दी है। तो उसके बाद में जो सहयोगी धारा थी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। ऐसे में SOG की तरफ से FR पेश कर दी गई। अब लेकिन ये बात जरूर कही थी सचिन पायलट ने कि उनके ऊपर जो व्यक्तिगत जो निशाना साधा गया था उनसे वो काफ़ी आहत हुए। जी रामस्वरूप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले सोमवार को सचिन पायलट ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद उनकी नाराजगी दूर हो गई और सरकार पर मंडरा रहा खतरा भी दूर हो गया। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने भी उनकी मांगों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें भरोसा दिया है कि उनके समर्थकों को राज्य मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। वहीं NSUI और युवा कांग्रेस से हटाए उनके समर्थकों को फिर से शामिल किया जाएगा। इनके खिलाफ दर्ज किए सभी केस बंद किए जाएंगे। उधर सचिन पायलट ने जयपुर आने से पहले क्या कुछ कहा था, आइए आपको वो सुनाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। मैंने और मेरे कुछ विधायक साथियों ने कुछ इश्यूज को रेज किया था और मैं समझता हूं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया जो मैं समझता हूं हमारी गवर्नमेंट और संगठन के लिए बहुत ज़रूरी थे। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत द्वेष, ग्लानि या दुर्भावना की कोई स्थान नहीं है और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि राजनीतिक संवाद हो, शब्दों का चयन हो, शब्दावली हो, बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए और किसी व्यक्ति की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है, इश्यूज की बात है।
हम लोगों ने जो मान सम्मान, रिस्पेक्ट, स्पेस, रिगार्ड जो होना चाहिए कार्यकर्ताओं का, हम सब लोगों का, उसको लेकर इश्यूज रेज किए थे। मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो, किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसको अब मैं समझता हूं मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए और मैंने अपने 20 साल के जीवन में कभी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया। हम लोगों ने अपना स्टैंड पहले दिन क्लियर किया था कि हम कांग्रेस के अंदर रहकर, और मैंने, आप सबको याद होगा, आज से 3 हफ्ते पहले बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था, तो वो सब लोग जो आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे या इस प्रकार की मीडिया में खबरें फैला रहे थे, उनको आज सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और मैंने अपनी राजनीति में हमेशा सच्चाई और सिद्धांत का सहारा लिया है और आज भी कोई पद की लालसा नहीं है। पद आते हैं चले जाते हैं, लेकिन पब्लिक का कॉन्फिडेंस, लोगों की दुआएं और जो विश्वास हमने कायम किया है वो टूट रहे, इस दिशा में हम लोगों को काम करना। हम सब ने जो कहा, पार्टी आलाकमान के सामने कहा है, पार्टी ने इस बात को सुना है, संज्ञान लिया है, रोड मैप तैयार किया है सारे इशू को रिड्रेस करने के लिए। मैंने कोई मांग नहीं रखी है, ना पद की ना पोस्ट की। जब जब पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, मैंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी से उस काम को निभाया है। आगे भी जो काम पार्टी देगी मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई मांग पार्टी से नहीं की। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी में शांति, सद्भाव, भाईचारा सब रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार 5 साल चलेगी और अगला चुनाव भी जीतेगी। शांति, सद्भाव, शांति, भाईचारा सब रहेगा। पूरा जोर लगा लिया बीजेपी के नेताओं ने, पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और जब तक मैं रहूँगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूँगा, ये मैंने उनको कहा है। और मेरा फर्ज बनता है कि एक आदमी, लोभ, लालच, हॉस्टेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे, एक आदमी छोड़ के नहीं जाए। बीजेपी को जो मुंह की खानी पड़ी है, मेरे ख्याल से देश के अंदर राजस्थान की जनता ने एकजुटता दिखाई, प्रदेशवासियों ने, ये असली जीत प्रदेशवासियों की है। मैंने जो पत्र लिखा था, मीडिया ने उसको ढंग से जगह नहीं दी है। बातचीत होती रहती है राजनीति में, आप जानते हैं कि समय समय पर हम लोग बात करते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है, उसकी चिंता नहीं करें। पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी 5 साल तक शासन करेगी, अगला चुनाव जीत के आएंगे हम लोग। पब्लिक ने तय कर लिया है, ये जो बीजेपी ने षड्यंत्र किया है इसका सबक सिखाने का मौका अब आम जनता के सामने आएगा। अगला चुनाव 2023 का चुनाव आएगा। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी। संजय जी, तो यहाँ पर अशोक गहलोत शांति, सद्भाव और भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो क्या जो एक कॉन्फ्लिक्ट गहलोत वर्सेस पायलट का चल रहा था वो भी यहाँ सुलझ गया है? देखिए, साफ तौर पर और सामने जब हम देखें सरफेस पे तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर सब कुछ ठीक नहीं होता है। जो सचिन पायलट के जो शब्द हैं कि वो आहत हुए हैं, व्यक्तिगत जो उनके ऊपर हमले किए गए उससे, तो वो भुलाए नहीं जा सकते हैं। वो कहते ना कि जो वाणी के जो घाव होते हैं वो कभी मिटते नहीं हैं, तो इसलिए ये बातें कभी भुलाई नहीं जाएंगी और वक्त आने पर राजनीतिक हिसाब किताब चुकता किया जाएगा। इसके बारे में हम लोग निश्चिंत रह सकते हैं, आश्वस्त रह सकते हैं कि ये ज़रूर होगा। लेकिन फिलहाल अपनी अपनी पोजीशन देखते हुए जो उनके सामने तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, इस तरह के बयान हमको सुनने को मिलेंगे। जी संजय जी, यहाँ पे जिस तरह से सचिन पायलट की वापसी हो गई है, जो सरकार पे जो संकट था वो तो अभी फौरी तौर पे खत्म हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे
कांग्रेस के पास क्या फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि क्या सचिन पायलट की वापसी दोबारा राजस्थान की सरकार में होगी, क्या उनके मंत्रियों को उस तरह के पद वापस मिलेंगे, इसको लेकर क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ कांग्रेस सामने लेकर आएगी? देखिए, सचिन के बारे में तो कहना मुश्किल है और मुझे लगता है कि ये शायद उनके लिए संभव नहीं होगा कि वो तुरंत वापस आए। यदि आला कमान चाहे भी तो शायद वो नहीं चाहेंगे कि उनको तुरंत राजस्थान आकर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंदर काम करना पड़े। लेकिन हाँ, वो ये कोशिश जरूर करेंगे कि उनके जो साथी हैं उनके खिलाफ, जैसा कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल वेंडिटा नहीं होना चाहिए, बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं हो, और उनके जो समर्थक हैं उनको मंत्रिमंडल में उचित स्थान मिले, इसकी वो कोशिश जरूर करेंगे। जब चुनाव आएंगे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने हैं या पंचायत के इलेक्शन होने हैं, तो उनके समर्थकों को टिकट मिले। बोर्ड कॉर्पोरेशन में जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगे तो वहां पे उनके समर्थकों का ध्यान रखा जाए, ये कोशिश वो जरूर करेंगे। क्योंकि अब उनकी जो वो समझ चुके होंगे, अगर वो एक समझदार राजनीतिक है, वो निश्चित रूप से उन्होंने लेसन्स लिए होंगे कि उनको अब राजस्थान में जमीनी तौर पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, अपने समर्थकों का दायरा बढ़ाना होगा। क्योंकि तमाम कोशिश करने के बावजूद भी वो 30 विधायक नहीं जुटा पाए। देखिए, अगर उनके पास 30 विधायक होते तो आज परिस्थितियां दूसरी होती। तो मेरे ख्याल से सचिन अब आगे की सोचेंगे और राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे राज्य में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सचिन पायलट की वापसी और राजस्थान में जारी सियासी उठापटक पर प्रतिक्रिया दी है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता का लालच है, इसी वजह से वो जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास कर रही थी। अंत भला सो भला। हमारे अगर अंदर थोड़ी बहुत खटपट थी या आपस में कोई वैचारिक मतभेद था, तो श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनकी दूरदृष्टि के चलते, उनको सबको साथ लेकर चलने के स्वभाव के चलते हमने हमारा मतभेद और मनभेद दोनों खत्म कर लिए और हम एकजुट हैं। पर देखिए, सवाल एक बड़ा सीधा है। यहां जनमत की चोरी कौन करना चाहता था? प्रजातंत्र का हनन कर चीर हरण करने का षड्यंत्र कौन कर रहा था? जनमत की चोरी अगर कोई कर रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी की लाट टपक रही थी। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। I'm glad I chose LPU. I made friends from all over the world, got mentored by corporate CXOs and His Holiness Dalai Lama. And this great exposure has helped me to grab a job in a multinational company. Think big, Lovely Professional University. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। जयपुर में 3 निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली है। जिन विधायकों ने सीएम से मुलाकात की है उनमें सुरेश टोंक, खुशवीर सिंह जोजावर और ओम प्रकाश हुंडला शामिल हैं। इन 3 विधायकों पर विधायक खरीद फरोख्त प्रकरण के मुकदमे दर्ज किए गए थे। संबद्ध सूची थी, उनमें से आपका जब नाम काटा गया तब आके आपने आके सफाई दी कि भी मैं इसमें लिप्त नहीं था, जिस तरह आरोप लगे थे आपको? सर, सफाई वो देता है जो गलत होता है। मैं गलत ही नहीं, मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार अगर जांच करा ले, SOG में मुकदमा है और ACB में जांच करवा ले, विड्रॉ होता है मुकदमा तो गलत है।
फिर तो भ्रष्टाचार को प्रेशर देने की बात होती है। मैं विड्रॉ की बात नहीं करूँगा। जांच इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन हम दोषी हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए। क्या बातें हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आपकी? बातें यही हुई सर, जो बात नाराज़गी थी हमारे मन में, हम 30 दिन दूर रहे उनसे। इस बात को लेकर हमने भी खेद प्रकट किया कि आप हमारे मुखिया थे, आपने इतना प्यार दिया। हमने भी बिना किसी शर्त के साथ समर्थन दिया सरकार को, और 1 सेकंड में मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ और हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तो इस बात की तकलीफ़ थी हमें और यही वजह रही दूर रहने की। सर उस टाइम आरोप ये थे कि आपने जो है विधायकों से संपर्क किया, पैसे देने की बातें की, इसी बात को लेकर के वो मुकदमा दर्ज हुए। एक विधायक का दूसरे विधायक से मिलना, अगर प्रलोभन या सरकार गिराने की साजिश या इसको अलग अलग जो भी नाम दिए गए अगर वो है तो हम मिले तो हैं। एक विधायक से मिले, डूंगरपुर का नाम ज़बरदस्ती जोड़ दिया गया। आप पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे थे कि जो विधायक खरीद फरोख्त प्रकरण हुआ था उसमें बोले अभी किस्तें ले ली है, लोगों को पैसे देने जा रहे हैं। ना तो हमने किसी को खरीदा ना किसी को बेचा। विधायकों को खरीद फरोख्त का काम सरकार बनाने वाले लोग कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजस्थान विवाद को सुलझाने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आभार जताया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आखिर में राहुल जी, प्रियंका जी के प्रयासों से राजस्थान कांग्रेस का विवाद सुलझ गया। अब सभी को मिलकर राजस्थान की जनता से किए वादों को पूरा करना चाहिए। सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी को और उन सभी को जिन्होंने इस विवाद को सुलझाने में प्रयास किया, हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आइए अब इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। अभी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का आलाकमान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये राजस्थान की जनता के साथ टाइम पास खेल रहे हैं। सदन जुड़ेगा, इन्हीं लोगों ने राज्यपाल जैसे पद को लांछित करने की कोशिश की, लेकिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सरकार किस तरीके से कोरोना के कुप्रबंधन का मुकाबला। उधर राजस्थान में सियासी घटनाक्रम बदलने के बाद बीजेपी ने विधायक दल की बैठक टाल दी। ये बैठक होटल क्राउन प्लाजा में 4 बजे प्रस्तावित थी। बीजेपी ने विधायकों को सूचित किया कि विधायक दल की बैठक 13 तारीख को होगी। साथ ही इस बार होटल के बजाय पार्टी दफ्तर में विधायकों की बैठक रखी गई है, जिसके लिए सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है। हमारी विधायक दल की बैठक पहले से ही 12 तारीख को तय थी। हम 11 तारीख को असेंबल हो रहे थे, 12 तारीख को अपनी बैठक करते। अभी कल सुबह तय करेंगे 12 तारीख को किस वक्त हमारी बैठक हो। परंतु इस कांग्रेस के टुकड़न के इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की मीटिंग का कोई सरोकार नहीं। हम तो सरकार के विरुद्ध में, चूंकि मानसून सत्र है इसलिए उसकी रणनीति बनाएंगे। उधर राजस्थान में सियासी दंगल खत्म होने पर विधानसभा में उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हाई प्रोफाइल ड्रामे का पटापेक्ष हो गया है, जिसकी पटकथा सरकार ने लिखी थी। प्रोफाइल ड्रामा जिसकी पटकथा भी सरकार ने लिखी, जिसके किरदार भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित सरकार के मंत्रीगण और विधायकगण थे, नायक भी वो और खलनायक भी वो, उसका प्रक्षेप हुआ। और सुना है कि दोनों खेमों के अंदर रजामंदी हुई है, पर दोनों खेमों की रजामंदी के साथ राजस्थान अवाम रजामंद नहीं होगा, क्योंकि वो भुगत रहे हैं इस कुशासन को। जो कैद था 5 सितारा होटल में, और समय आने पर निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता इसका जवाब देगी। साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 14 अगस्त को होने वाले विधानसभा सत्र में विपक्ष सरकार को घेरेगा और विधानसभा से लेकर सदन और सड़क तक सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। राजस्थान की विधानसभा में हम वो सारे मुद्दे उठाएंगे, सरकार की विफलता के मुद्दे, सरकार की नाकामयाबी के मुद्दे। उन मुद्दों के आधार पर राजस्थान के दुख और तकलीफ की बात विधानसभा से लेकर, सदन से लेकर सड़क तक इस बार सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे।
उधर बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है तो उसे हो जाने दिया जाए। अदालत ने कहा कि वो हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा और ये भी कहा कि अगर हाई कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाता तो हम सुनाएंगे। याचिकाकर्ता मदन दिलावर की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखते हुए कहा कि स्पीकर को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएसपी विधायकों के वोटिंग के अधिकार को रोका जाए क्योंकि उनका कांग्रेस में विलय करना असंवैधानिक है। वहीं स्पीकर की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि गोवा और नागालैंड में कांग्रेस के सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, तब सब ठीक था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।